अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपने बेल आइकन दबाना है, नोटिफिकेशंस ऑन रखने हैं, और अगर कंटेंट पसंद आए, आपको मेरी बातें पसंद आए, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जनाब, आज करना तो मैंने वीलॉग था, ज़रा मैंने जज अदील राजा बनकर कुछ फैसले सुनाने थे सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से। वो अब मैं ज़रा आगे ले जाता हूँ। ज़रा मरीम नवाज के चंद उन्होंने अजीम अजीम बातें की हैं, एक उस पर बात करनी है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि फिर DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। मैंने सोचा उन्होंने जंग के हवाले से यकीनन कुछ बताना होगा, तो मैं हमतन गोश हो गया। आधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये लगा कि भाई ये ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद मेरे दिल में ख्याल है कि DG साहब बस कर दें अब खुदा के लिए। नहीं बस हुआ जी। चंद बातें करनी है, मैंने चंद गुजारिशात करनी है, वो आप सुनिएगा ज़रूर। कई दफ़ा नाजरीन मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त देता है, बंदा फिर बड़ी मेहनत करता है उसको ना गंवाने के लिए। बड़ा अच्छा इमेज बना लिया था, मेहनत कर ली थी। मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि ओवरकिल हो रहा है, तो आज वो ओवरकिल हो गया। आप सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्रोफेशनल काम आप करेंगे तो हर बंदा तारीफ़ करेगा, आप नहीं करेंगे तो फिर जनाब बड़ा मसला आता है। ठीक है, अब DGI-SPR साहब ने आज बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान खुल्लम खुल्ला इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। ठीक है, भारत से सबूत मांगते नहीं देते, पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं। अंदरूनी सतह पर सवालात पूछे जाएं तो मीडिया, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, साफियों को जेलों में डाल जाता है। क्या ये वहां नहीं हो रहा? उन्होंने बड़े फखर से पूछा। अच्छा जी। फिर उन्होंने कहा जी भारत में सवाल आया उठाया जाए ये हरकतें तो, अच्छा खैर ये नहीं पढ़ना मैंने, सॉरी माफ कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, उन्होंने मारंग बलोच के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आगे, वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, फिर DGI-SPR साहब ने कहा झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा, रिश्ता दुश्वार और तवील हो सकता है, फतह हक की होगी। बिल्कुल ठीक बात की, ये वाहिद ठीक बात थी। झूठ नहीं चलता, नहीं चल सकता। हक का रास्ता मुश्किल होता है, मुश्किलात होती है, जान देनी पड़ती है, जैसे मेरे भाई अरशद शरीफ ने दी। लेकिन जीत हमेशा हक की ही होती है और हक ही जीतेगा। भारतीय मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, वहाँ आज़ाद मीडिया का कोई वजूद नहीं। किसी ने किसने कहाँ बैठना है, किसने क्या बोलना है, सब कुछ तयशुदा होता है। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर सवाल उठाने वालों को अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है। यहां से शुरू कर लेते हैं जनाबे वाला, पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है। ये एक इमेज है, ये आप ज़रूर देखिए। ये DG साहब की स्टेटमेंट है। साथ ये जो है ये दरमियान में मेरा भाई है, अरशद साहब है। ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है। आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, अरशद साहब को जीने की आज़ादी नहीं दी गई। अरशद साहब का ही एक वीलॉग है, उनकी ही एक बात है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिए। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक ख़त लिखा था, और ये ख़त जब मैंने आपको लिखा था, इसकी जो तारीख़ है वो तारीख़ है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब 12 जुलाई 2022, और उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। और इस ख़त में मैंने आपको मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को नाज़रीन बताया था, और ये मैं आपके सामने इस ख़त का ये अक्स रख रहा हूँ कि मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्वस करने का प्लान बनाया है। ना सिर्फ मुझे, दीगर सहाफ़ियों को भी उन्हें अगवा करने का, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करने का या उन्हें मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये ख़त आपको भेजा था, और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए, और मैंने इसमें नाम क्या लिखे थे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद आप खुद देख लेंगे ये वाक़यात हुए, और अभी भी जो बचत हुई है हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन बचत नहीं हुई। अरशद साहब को जीने का हक भी नहीं दिया गया। मीडिया की आज़ादी की बात की DG साहब ने कि भारत में सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान में आज़ाद है।
इसी आज़ाद मीडिया में अरशद साहब को नौकरी से निकलवाया गया, निकाला नहीं गया, मुझे नौकरी से निकलवाया गया। मैं डीजी साहब को नाम बताऊंगा तो गुस्सा करेंगे, फिर जीने का हक भी शायद मिले ना मिले, कोई पता नहीं होता। काशिफ अब्बासी क्यों ऑफ एयर है आज? साबिर शाकिर मुल्क में क्यों नहीं है? मोहित पीरजादा मुल्क में क्यों नहीं है? आफ्ताब इकबाल मुल्क में क्यों नहीं है? अदील राजा नौकरी पर क्यों नहीं है? इमरान रियाज क्यों नहीं है मुल्क में? इमरान रियाज को किसने बाहर निकाला? और या मकबूल जान के अकाउंट्स क्यों फ्रीज है? समीना पाशा को क्यों निकाला गया? हारून रशीद क्यों किसी नौकरी पे नहीं है? सीनियर तरीन आदमी है। जुबैर अली खान को किसने निकाला नौकरी से? आगा सरवर को किसने उठाया? आप मुझे जरूर बताइएगा, आपको मालूम होगा। समी इब्राहिम साहब सीनियर तरीन आदमी हैं, बेरोजगार हैं काफी साल से। क्यों हैं बेरोजगार? क्यों बोल नहीं सकते? तो मत कीजिए ऐसी बातें जो सवाल उठाने पड़े, फिर हमें पुराने दुख अपने भी याद आए। झूठ, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि झूठ नहीं चलता, फतह हमेशा हक की होती है, झूठ कभी भी नहीं चलेगा, तो ये झूठ नहीं चल सकता। भारत के अंदर से सवाल होते हैं तो मीडिया, सोशल मीडिया बंद हो जाता है। एयरवाई कैसे बंद किया गया? किसने बंद किया? ट्विटर क्यों इतना अरसा बंद रहा? ये बहुत सारे सवालात हैं, बहुत ज्यादा सारे सवालात हैं। फिर आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान की फौज झूठ नहीं बोलती। अरशद शरीफ साहब के जनाजे पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या बोला गया? सवाल है मेरा, जवाब जरूर दीजिएगा, सोचिएगा कि आप क्या बातें कर रहे हैं। मुझे भारत से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे भारत से कोई मोहब्बत भी नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया माजरत के साथ आज़ाद नहीं है। आज की नाजरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये नहीं होनी चाहिए थी। मारंग बलोच के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि उसका मसकदा चेहरा, पहली बार कहा गया जी वो बीएलए की प्रॉक्सी है, सबूत पेश कर देते जी, जनाब कहना काफ़ी नहीं है मेरा ख्याल है। मारंग बलोच की बातों में बहुत ज़्यादा असर है। अगर फौज के तर्जुमान को बैठकर मारंग बलोच के खिलाफ तकरीर करनी पड़ रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड जैसे कि साबिर साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि जनाब फासले मत पैदा करें। कुछ लोग जो हैं वो आपको चाहिए, आपको इश्यूज रिजॉल्व करने हैं। अब डी साहब ने भी कहा कि भारत की फौज पोलिटिसाइज्ड है। लोगों ने मैसेज कर करके मेरे से पूछा कितनी है, मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं उनका आर्मी चीफ का नाम क्या है, तो मैं कोई इस पे सीरियस कमेंट नहीं कर सकूंगा, तो मैं आपके साथ भी माजरत है। मैं असल में वो जो मीडिया की आज़ादी पे किसी ने मुझे भेजा ना, ये अरशद साहब की तस्वीर लगी हुई थी, तो मेरा दिमाग ज़रा ना दूसरी जानिब चला गया। ये बातें नहीं करनी चाहिए, सबको पता है हकीकत क्या है, हमें पता है हकीकत क्या है। आज आपने जो मेहनत थी पाक फौज की वो सारी आपने ज़ाया कर दी जब आपने ऐसी बातें की जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी मुल्क में रहते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो अब मुझे तो लगता है फिर ट्विटर बंद होने का टाइम आ जाएगा, हो सकता है बंद कल ही परसों ही हो जाए। मैं क्योंकि खुद निकाला गया हूँ, मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मुझे पता है जो कि मैं बोलता नहीं हूँ, बोल नहीं सकता। अरशद साहब ने ये जब ख़त लिखा था तो शर पसंद अनासिर जो उनको असैसिनेट करना चाह रहे थे, जो इन्होंने अगवा करना था, फिर वैसे ही हुआ। तो लिहाजा रहने दीजिए। अरशद साहब के ऊपर एफआईआर ख़ास तौर पे जो चमन में करवाई गई थी वो किसने करवाई? कराची वाले एफआईआर का तो आ चुका है नाम कि किसने करवाई, अफसर का नाम भी है, ओहदा भी है, डेजिग्नेशन भी है, इदारे का नाम भी है। इसी वजह से शायद रिपोर्ट रखने वाले एक अफसर का नाम ईसीएल में डाला गया है, दोनों अफसरान को खुड्डे लाइन किया गया है। उनको अभी तक सज़ा दी जा रही है कि जनाब तुमने जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी ये रिपोर्ट लिखने की। तो इतने अच्छे नहीं हैं हम जितना बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। आईना देखेंगे तो हकीकत बड़ी तल्ख नज़र आएगी जनाब। और फिर अरशद साहब वाली बात है कि अगर आपको आईने में अपना चेहरा बदनुमा नज़र आ रहा है तो आईना मत तोड़िए जनाब, आपका थोबड़ा बेहतर कीजिए। खैर जनाब वाला मरीम नवाज साहिबा, मरीम नवाज शरीफ ने कल एक अजीम शान तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी मैं आप बच्चों को देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने सारे वसाइल जो हैं वो आपकी झोली में ला कर डाल दूँ। अब आपने सरकारी वसाइल भी उनको नहीं देने बच्चों को, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे जैसा कोई कपत्ता बच्चा वहाँ पर बैठा होता तो कहता मैडम ये जो हरमेश का बैग है आपका, ये जो 40-50 लाख वाला लेके फिरती है यही दे दें। कोई कहता मैडम ये जो आपने जूती पहनी होती है जेकब एंड कुक यही दे दें। कोई कहता मैडम ये रोलेक्स अपनी दे दें,
ये 30-35 हज़ार डॉलर की है, ये पकड़ा दें। कोई बच्ची ऐनक मांग लेती है, वो जो बड़ा चश्मा है, तो मैडम ये गुची की ऐनक है, ये दे दें। या कोई वो आपके जो जाली फर वाले कोट हैं गंदे किस्म के, वो मांग लेती, तो आप मसले में आ जाती। कोई बच्चा मेरे जैसा ज्यादा भूखा होता, वो एवन फील्ड मांग लेता आपसे कि जी ये दे दे हमें। तो ऐसी बातें ना किया करें, ऐसे ही स्टंट हर टाइम स्क्रिप्टेड काम करना है, छोड़े मैडम। यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग, बट यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। क्यों आई मीन इधर ये झूठे शूठे दावे करने आपको सूट नहीं करते। आप बड़ी बड़ी बातें किया करें। मैं आपके लिए चांद ताड़े तोड़ के ले आऊंगी, मैं आपके लिए डायनासोर वापस निकाल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैंने इतने काम कर दिया, आप हमें बेवकूफ बनाए। आप जब ऐसी बातें करेंगी तो फिर मांगने का दिल करता है, बंदा वसाइल मांग लेता है कि मैडम आप हमारे पैसों पे मर्सिडीजों पे घूमती हैं, आज एक दिन के लिए मर्सिडीज हमें दे दें। मैडम रोज आप हेलीकॉप्टर पे ऑफिस जाती है, हमें भी झूठा दे दिया करें, हमें स्कूल ड्रॉप कर दिया करें, मुझे जिम छोड़ दिया करें सवेरे सवेरे। लेट्स नॉट डू इट। और एंड में करना चाहूंगा जनाबे वाला, मेरे दोस्त हैं अबूजर सलमान न्याजी साहब, उनकी एक कोट से उन्होंने कहा है जी 26वीं आईनी तरमीम उम्मुल खबाइस है तमाम मसाइल की जड़। यानी कि जैसे रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर है, वैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है जो कि आईनी बेंच है। चीफ जस्टिस की ताकत अब मलका बरतानिया की तरह सिर्फ रस्मी रहेगी। वैसे आई एग्री विद दिस। यही अफरीदी कौन है, हु इज ही? कोई बड़ा फैसला किया, कोई एक बड़ा केस सुन सकते हैं? ये वो लोग हैं जी जनाब, जब पूरी जिंदगी ये कहते रहे हम इंसाफ के मुहाफिज हैं, हम बड़े ये हैं, हम वो हैं। इन्हीं के बीच में से एक काजीफाई ईसा निकला जिसने पूरे इदारे की बुनियादें हिला कर रख दी, बर्बाद कर दी। फिर उस काजीफाई ईसा के आशीर्वाद से एक अमीनुद्दीन खान निकला जिसने रही सही कसर निकाल दी। और फिर काजी साहब हमारे जो अभी चीफ काजी हैं, जस्टिस कौन है, या ये अफरीदी साहब जो हैं, इन जैसे जजेस आए। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह नाजरीन, डरपोक होते हैं, वो स्पाइनलेस होते हैं मेरी जैसे ना, वो खड़े नहीं हो सकते किसी चीज के लिए। तो मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, ये जो स्पाइनलेस होते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये स्पाइनलेस लोग बड़ी बर्बादी करते हैं। ये पोजिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट पहनते हैं, पोलो खेलते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, डाइट शाइट करते हैं, मुलाकातें करते हैं, प्रेस रिलीजें जारी करवाते हैं, जाली अक्स डालते हैं। असल में ये होते हैं खोखले। तो खोखले लोग जो हैं वो इदारे खोखले कर जाते हैं। जैसे एक मनूस तरीन आदमी आया था। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मुल्क का काजी एक नॉन मनी लॉन्ड्रर हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मुल्क का चीफ जस्टिस एक ऐसा शख्स बनेगा जिसके अपने अकाउंट्स खुफिया थे, जो कहता है मेरी बीवी क्या करती है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नहीं पता पैसा स्पेन कैसे गया, लंदन कैसे गया, कहाँ से आया ये पैसा मुझे पता नहीं। क्या आप को पता है कि काजी का दावा था कि मेरी बीवी स्कूल टीचर थी, उसने वहां से पैसे कमाए? क्या आप और मैं बेवकूफ़ है कि हमें स्कूल टीचर की तनख्वाह का नहीं पता? ये हमें कितना बेवकूफ़ समझते हैं, कितना ही फुदू लगाते हैं हमें ये लोग। और हम लगते भी रहते हैं। आखिर में जाते जाते तरीके इंसाफ के एहतजाज का प्लान सामने आ रहा है। अटक पुल बंद किया जाएगा। इमरान खान का हुक्म आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या ये केपी से क्रॉस करके पंजाब में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या इस बार पिछली वाली गलती दोहराई जाएगी कि नहीं दोहराई जाएगी? बहुत इंटरेस्टिंग खाका है जो मुझे मालूम है, इस पे सुबह व्लॉग करेंगे। अभी ज़रा मैं कुछ वैसे ही ज़्यादा बकबक कर गया हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।